जय हिंद। मेरा नाम है तरुण। एलआर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है हमारा रशिया यूक्रेन क्राइसिस, रूस और यूक्रेन का संकट और भारत इससे कैसे प्रभावित होता है। सबसे पहले हम जानेंगे अभी की क्या स्थिति चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच। अगर हम रूस की बात करें तो रूस ने लगभग 1,25,000 जो सैनिक हैं अपने, वो यूक्रेन के साथ लगी अपनी सीमा पर लगभग जो 450 किलोमीटर की है उस पर तैनात कर दिए हैं। साथ ही साथ युद्ध अभ्यास के लिए उन्होंने 30,000 सैनिकों को बेलारूस में भी स्थित कर दिया है। अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें जो कि यूक्रेन का है, यूक्रेन का साथ जो अभी दे रहा है वो है नेटो। नेटो ने भी पीछे ना हटते हुए अपने जो सैनिक हैं वह अपने पूर्वी हिस्सों के देशों जैसे कि रोमानिया और पोलैंड में तैनात कर दिए हैं। साथ ही साथ यूएस ने भी, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने भी अपने 3,000 सैनिकों को भेज दिया है रोमानिया और पोलैंड में। साथ ही अगर हम एक पूर्ण संकट को टालने की कोशिश करें, पूर्ण संकट को टालने के लिए कूटनीति भी जारी है जिसमें यूरोप के प्रधानमंत्री, अमेरिका के प्रधानमंत्री, साथ ही हंगरी के प्रधानमंत्री सहित अन्य अधिकारियों की भी कूटनीति जारी है। आखिर रशिया और यूक्रेन में ऐसी क्या स्थिति हुई या क्या विवाद हुआ जिसकी वजह से जो आशंका लगा जा रही है तीसरे विश्व युद्ध की। एक बार विवादों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहला जो विवाद आता है हमारे सामने वो है यूक्रेन नाटो का सदस्य देश बनना चाहता है पर रूस उसे रोकना चाहता है, क्योंकि नाटो अमेरिका और पश्चिमी देशों का एक ऐसा गठबंधन है जो रशिया का दुश्मन माना जाता है। बेसिकली जो हमारा यूक्रेन है वो नाटो में शामिल होना चाहता है परंतु रूस उसे रोकना चाहता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा नाटो अमेरिका और पश्चिमी देशों का एक गठबंधन है जो कि रशिया का दुश्मन माना जाता है बेसिकली। और अगर रशिया का दुश्मन ही है नाटो, तो अगर नाटो यूक्रेन नाटो में शामिल होता है जो कि रशिया का पड़ोसी देश है, तो इससे रशिया को सुरक्षा के तौर पर खतरा हो सकता है। साथ ही इसमें दूसरा पॉइंट है कि रशिया ये नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश नाटो में शामिल हो। जाहिर सी बात है, कोई भी नहीं चाहेगा सुरक्षा के मामले में कि उसका पड़ोसी देश ही उसका दुश्मन बन जाए। तीसरा पॉइंट आता है इसमें, इस पूरे विवाद ने एक युद्ध की आशंका को जन्म दे दिया है जिसमें एक से ज़्यादा देश शामिल हो सकते हैं। ये जो पूरा विवाद हुआ है इसने एक युद्ध की आशंका को जन्म दे दिया है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका लगाई जा रही है जिसमें एक या एक से ज़्यादा देश शामिल हो सकते हैं। माफ़ी चाहूँगा, एक से ज़्यादा देश शामिल हो सकते हैं। इस विवाद ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। जाहिर सी बात है, विश्व युद्ध की ओर आशंका लगाई जा रही है तो दो हिस्सों में बढ़ चुका है करीब हमारी जो दुनिया है, जिसमें पहला पक्ष अगर हम देखें वो आता है हमारा रूस का, जिसका साथ देने के लिए चीन जैसे देशों ने अपना समर्थन दिया है। साथ ही हमारा यूक्रेन दूसरा पक्ष है जिसका साथ देने के लिए नेटो सामने आया है। लास्ट पॉइंट है इसमें कि इस बीच एक पूर्ण संकट को टालने के लिए कूटनीति भी जारी है। किसी भी संघर्ष, विवाद या स्थिति को सुलझाने के लिए कूटनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है और इसमें भी कूटनीति जारी है। इसमें देखें हम कि अगर यूरोप में अमेरिकी प्रधानमंत्री, यूक्रेन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री, हंगरी के प्रधानमंत्री, इन सब के बीच कहीं ना कहीं कूटनीति जारी है। साथ ही अन्य अधिकारियों के बीच भी कूटनीति जारी है। इस विवाद में भारत की कुछ महत्वपूर्ण चिंताएं हैं, एक बार उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहली जो चिंता के रूप में उभरता है विश्व युद्ध परिदृश्य। देखिए, कहीं भी अगर कोई भी संघर्ष जहां अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी रूस के खिलाफ होते हैं, अमेरिका के साथी देश जब रूस के खिलाफ होते हैं तो आर्थिक रूप से और सुरक्षा के मामले में पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। पूरी दुनिया आर्थिक रूप से भी प्रभावित होती है और सुरक्षा के मामले में भी, और जाहिर सी बात है भारत भी इससे प्रभावित होगा। इसमें भारत को मॉस्को या वॉशिंगटन यानी कि भारत को
या तो रूस या अमेरिका दोनों के लिए या तो पक्ष लेना होगा या दोनों तरफ से नाखुशी से निपटने के लिए तैयार रहना होगा भारत को। अगला टॉपिक आता है इसमें S-400 डिलीवरी और यूएस की छूट। S-400 डिलीवरी है क्या और यूएस की छूट की इसमें क्या भूमिका है? देखिए, S-400 डिलीवरी एक मिसाइल सिस्टम है जो कि इस समय भारत द्वारा रूस के से खरीदा जा रहा था। देखिए, संकट उसी समय आया है जब भारत द्वारा रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीदी की जा रही थी भारत द्वारा रूस से, और भारत को इस पर अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट की उम्मीद थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कोई हथियारों का व्यापार होता है तो कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उसमें भारत को अमेरिका से छूट की उम्मीद थी। अगला एक पॉइंट आता है चिंता में कि ऊर्जा संकट भी उत्पन्न हो जाता है इसमें। किसी भी संघर्ष में यूरोप की चिंता यह होती है कि रूस गैस और तेल की आपूर्ति बंद कर देगा और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि कर देगा। यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की बात है तो ज़्यादातर गैस और तेल का व्यापार रूस द्वारा होता है, तो पूरी दुनिया को ही चिंता रहती है कि कहीं रूस गैस और तेल की आपूर्ति बंद ना कर दे और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि ना कर दे। पहले से ही तनाव ने तेल की कीमतों को 14% तक बढ़ा दिया है। जब से विवाद चालू है तेल की कीमतों में लगभग 14% तक कीमतों में वृद्धि हो गई है, और कहना यह भी है कि अगर स्थिति का समाधान नहीं हुआ तो हो सकता है ये कीमतें $125 प्रति बैरल तक पहुंच जाए। एक पॉइंट आता है इसमें यूक्रेन में भारतीय। देखिए, यूक्रेन में भारतीय की संख्या लगभग 20,000 है, जिसमें ज़्यादातर मेडिकल छात्र हैं। मेडिकल छात्र के साथ वहाँ पर फार्मा के भी हैं, आईटी और इंजीनियर के क्षेत्र में व्यावसायिक पेशेवर भी हैं, यानी कि अगर कुल मिला के देखे जाए तो 20,000 भारतीय अभी यूक्रेन में स्थित हैं। भविष्य में स्थिति का क्या कारण है, किस वजह से रूस और यूक्रेन का संकट हुआ, इसके लिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस अपने पश्चिम के निकटतम कमज़ोर देशों को अपने सैन्य गठबंधन में शामिल करना चाहता था। 1991 में जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो रूस चाहता था कि उसके जितने भी पड़ोसी निकटतम देश हैं जो कि कमज़ोर हैं वह उसके गठबंधन में शामिल हो जाए, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। 1997 तक कुछ ही वर्षों में, यानी कि 1991 के बाद 1997 में कुछ ही वर्षों में नाटो ने इसी क्षेत्र के, यानी कि जो रशिया का क्षेत्र था उसी क्षेत्र में करीब 16 नए देशों को अपने गठबंधन यानी कि नेटो में शामिल कर लिया, जिससे कि सुरक्षा के मामले में रशिया बेहद नाराज़ हुआ। इसमें 2004 में रूस के साथ सीमा पर साझा करने वाले एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और इन जैसे देश शामिल थे, जिसमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जो कि नाटो में शामिल हो गए 2004 के करीब। यूक्रेन असल मायने में 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद आज़ाद हुआ। एक्चुअली में 1917 के पहले दशक में रूस और यूक्रेन एक अलग ही राज्य हुआ करते थे, परंतु वह सोवियत संघ में शामिल होकर एक बहुत ही गणराज्य के रूप में एक ही हो गए, और 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तब वे एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर आए। यूक्रेन को यह बात पता थी कि वह अपने दम पर कभी भी रूस से भविष्य के युद्ध में नहीं लड़ पाएगा। यूक्रेन जैसे आज़ाद हुआ या किसी भी स्थिति में उसको पता था कि अगर भविष्य में रूस उसके ऊपर आक्रमण करता है, भविष्य में कोई भी युद्ध की आशंका होती है, तो यूक्रेन उसका सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए वह एक मजबूत देश का साथी बनना चाहता था या गठबंधन का साथी बनना चाहता था, जिसका उसने नाटो को चुना। पहले वह यूएन में शामिल हुआ, फिर वो अब नेटो में शामिल होना चाहता है। हम यह भी समझ सकते हैं कि 2014 में क्रीमिया जो कि यूक्रेन का एक पड़ोसी देश है, उस पर जब यूक्रेन यूएन में शामिल हुआ था, रशिया ने उस पर आक्रमण करके
उसको अपने हिस्से में शामिल कर लिया, अपने गठबंधन में शामिल कर लिया नाराज़गी के तौर पर। इसी सुरक्षा के कारण यूक्रेन पहले यूएन में शामिल हुआ और फिर नाटो में शामिल होना चाहता है अब। परंतु रूस इस बात का जटिल तौर पर विरोध कर रहा है, जिस कारण यह स्थिति उत्पन्न हो गई है। रूस यूक्रेन को इसलिए भी शामिल नहीं होने देना चाहता नाटो में, क्योंकि जो अभी रूस और पश्चिमी देशों की सीमा का अंतर है वो करीब 1600 किलोमीटर है। अगर यूक्रेन उसमें शामिल हो जाता है तो जो राजधानी है रशिया की मॉस्को, वहाँ से पश्चिमी देशों की सीमा केवल 640 किलोमीटर रह जाएगी, जो कि सुरक्षा के लिहाज से रशिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस संकट के चलते दोनों ही पक्ष एक दूसरे से कुछ ना कुछ चाहते हैं। सबसे पहले देखते हैं रूस क्या चाहता है इस संकट के दौर में। नाटो विस्तार पर पिछली प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए बातचीत। रशिया चाहता है कि नाटो प्रतिबद्धताओं पर बातचीत करे। सोवियत संघ के विघटन हुए देशों से नाटो के सैनिकों का बाहर जाना। 1991 के समय में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, उसमें जो नए राष्ट्र बने थे उनसे नाटो की सेना का बाहर जाना। यूक्रेन को नाटो की सदस्यता के लिए प्रतिबद्ध किया जाएगा। जो यूक्रेन इस समय में चाहता है नाटो का सदस्य बनना, उसके लिए यूक्रेन को प्रतिबद्ध किया जाए। नाटो के सदस्य देशों को भविष्य में सुरक्षा की गारंटी न दी जाए। जो नाटो अभी अपने देशों को सुरक्षा की गारंटी प्रदान कर रहा है वो भविष्य में न दी जाए। हमने रूस का पक्ष देख लिया है। अब हम देखते हैं अमेरिका और यूरोपीय राज्य क्या चाहते हैं, जिसे हम नाटो कहते हैं, वह क्या चाहते हैं। रूस अपने सैनिकों को सीमाओं से पीछे हटाए। रूस ने जो करीब 1,25,000 सैनिकों को यूक्रेन के साथ लगी सीमा पर तैनात किए हैं उसको पीछे हटा ले। रूस बेलारूस में चल रहे युद्ध के खेलों को रोका जाए। रूस ने अभी की स्थिति में 30,000 या उससे ज़्यादा सैनिकों को युद्ध अभ्यास के लिए बेलारूस में भेजा हुआ है। नाटो चाहता है कि रूस उसे बंद कर दे। सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करने के लिए तैयार हो, रूस से चाहता है नाटो। और नाटो में शामिल होने वाले स्वतंत्र राज्यों या राष्ट्रों पर कोई प्रतिबद्धता न लगाई जाए। स्वतंत्र तौर पर नाटो में वे राज्य शामिल हो सकें, ऐसा नाटो चाहता है। गारंटी चाहता है कि रूस यूक्रेन पर आक्रमण न करे, और यह भी चाहता है कि भविष्य में या करंट स्थिति में, अभी की स्थिति में रूस यूक्रेन पर चर्चा ना करे। तो आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। रूस यूक्रेन संकट और भारत इससे कैसे प्रभावित होता है। हमने इसमें यूक्रेन और रूस का संकट पढ़ा, भारत की चिंताएं पढ़ी, भारत इससे कैसे प्रभावित होता है और दोनों पक्षों की क्या चाहते हैं वे भी पढ़ा। हमने सभी इसमें कवर कर लिया है। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट एंड प्लीज़ शेयर। धन्यवाद।